सियासतदान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासी कबर खोद रहे। और ये कबर में 27वीं तरमीम की कबर में ये दोनों लेटेंगे और 28वीं तरमीम जो है ना इनके ऊपर मट्टी डाल देगी। ये तो ऐसे इंडियन मूवी लग रही है कोई मुझे, जिसके अंदर जो गैंगस्टर है वो डीएसपी के बच्चों को ही उठा लेता है। और आलम यह कि आपकी जो रियासत की वालदा है, सबकी वालदा अम्मा, वो एक हफ्ते के दौरे पे ब्राजील चली गई है। पहले वो चीन गई, हमें वो चीन से पता नहीं क्या कुछ आने लगा है। फिर वो जापान चली गई, फिर जापान से हमें लगा कि यहां से पता नहीं हमें क्या क्या कुछ मिलने लगा है। अब वो ब्राजील चली गई है। एक तो ये जो वक्त निकाल के अंदरून मुल्क दौरे पे आ जाते हैं ना शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, इनकी मेहरबानी है। ये थोड़ा सा वक्त कौम के लिए भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपका चीफ मिनिस्टर एक ऐसी कॉन्फ्रेंसों में उठ चला जाएगा, इसके पीछे भी एक और कहानी है उनके जाने के पीछे। और वो ये है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे। ना किसी के आगे हाथ फैलाने, ना मैं किसी का काना हूं कि जो बाहर की लीडरशिप है वो क्या कर रही है। वो ये साबित कर रही है कि आली हमजा गलत है, आली हमजा साबित कर रही है कि सलमान अकरम राजा गलत है। Yes. जब ये लोग एक दूसरे के बाल पकड़ के खुद एक दूसरे को खरीद सड़कों पे घसीट रहे, तो इनका फोकस कैसे इमरान खान हो सकता है। वेलकम जी, siyaset.bk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज साफी इसार राना। राना साहब, वेलकम टू द शो। 27वीं आईनी तरमीम आ गई है। उसके बारे में खबर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी और सीसी की मीटिंग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पहला राउंड हुआ और पहले राउंड में ही मैंडेट ही दे दिया सीसी की मीटिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आर्टिकल 243 का मामला तो आपका है, उसके ऊपर गो एड दे दें, बाकी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे दूसरे राउंड में। क्या कहेंगे? कैसी मजे की बातें हैं। आज विफाकी काबीना ने मंजूरी देनी थी, नहीं दी गई। वो वहां पे जो लोग थे उनका जी कितने मसौदा, उनका जब आएगा तो फिर दे भी देंगे। तो उनका फिर मंजूरी किस चीज की देनी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। पीपल्स पार्टी वाले जहीन है, उन्हें पता है कि असल में हमने किस चीज की मंजूरी देनी है। बाकी चीजें तो हमारी आपस की खेलने की है ना, वो हम खेल लेंगे। हम्म। तो उन्होंने सीधा कर दिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा बगा भाई, कि ये सियासतदान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासी कबर खोद रहे। और ये कबर में 27वीं तरमीम की कबर में ये दोनों लेटेंगे और 28वीं तरमीम जो है ना इनके ऊपर मट्टी डाल देगी। इससे ज्यादा महफूज मैं तबसरा नहीं कर सकता। 27वीं कबर है और 28वीं मट्टी है। कुछ तजज़ियाकार कह रहे हैं कि 27वीं ही मट्टी है, कबर भी इसी में है, मट्टी भी इसी में है। आर्टिकल नहीं 243 में फील्ड मार्शल सदर के ऊपर बैठ जाएंगे, आर्म फोर्सेस के ऊपर हो जाएंगे और वो फैसले करेंगे, वही फिर मुल्क चलाएंगे। नहीं नहीं, अभी 28वीं भी आएगी। ठीक है। और ये 28वीं भी ये, आएगी। ये उसके जो बाद फिर ये पूरा जो आर्टिकल 243 है, इसमें क्या कार्यक्रम हो ना तो जाएगा। बदल क्या होगा? कोई इंफॉर्मेशन या कोई डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके? और जितना मैंने मुझे अंदाजा हुआ कल बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुन के, फिर मैंने सदीक जान की भी मैं सुन रहा था, तो उससे वो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे दिफाई इस्लाहात उसमें बहुत सारी होंगी। और वो इंडिया की जंग के बाद कुछ चीजें सामने रख के, कुछ सऊदी अरब से हमारे जो मुआहदा हुआ है उसको सामने रख के कुछ चीजें होंगी। वो अभी आ जाएंगी चलता सबके सामने। ठीक है। और इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन या रेजिस्टेंस जो भी होगी वो आर्टिकल 243 को छोड़कर होगी। हाँ हाँ, 243 जो है वो मुत्तफिका तौर पे मंजूर हो जाएगी। बाकी चीजों में जैसे सूबों के इख्तियारात है, मॉनिटरी इश्यूज हैं, चीफ जस्टिस का इशू है, इलेक्शन कमिश्नर का है, इसके ऊपर जो है बात होगी। ठीक है। और अगर हम अवाम की तरफ देखें, अवाम की तरफ से जो रिएक्शन है, वो कोई आएगा या वो भी बस गुजारे लायक है? हमारी अवाम, दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके डीएनए में प्रोटेस्ट या एहतजाज या इनकलाब नहीं है।
हम सदियों से गुलाम दर गुलाम दर गुलाम लोग हैं, और हमें बुत बनाने आते हैं, उन बुतों को की पूजा करनी आती है। अब हम मुसलमान हो गए तो हमारे अंदर से बुतों की पूजा खत्म नहीं हुई। हम हर आने वाले के अंदर एक बहुत बड़ा उस तलाश करते हैं। सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, बस हम यही करते रहते हैं। तो लेकिन हमारे पाकिस्तानी कौम का जो असल अलमिया और बदकिस्मती है ना, वो ये है कि हमारे ऊपर जो सियासत के नाम पे लोग बिठाए गए ना, वो सब ताजिर हैं। और वो सब वो लोग हैं जो छोटे छोटे कद के बोने हैं, जिन्हें आज के मीडिया ने हवा भर के जिन बना दिया। और बाकी उस जिन को इस्टेब्लिशमेंट ने जो है रंग वंग भर के बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बना दिए। लेकिन ये इतने कमजोर लोग हैं, इतने कमजोर लोग हैं कि ये किसी बात पे रेजिस्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, जो करता है फिर उसे वो निशाने इबरत भी बन जाता है। तो बदकिस्मत है हमारी, ये बदकिस्मती जो है, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान पे अपना करम करे। वो इतने अच्छे हालात नहीं नजर आते। तो मुनीब फारूक साहब, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के करीबी जर्नलिस्ट समझे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन और खबर और कोई भी चीज़ जो होती है वो ले आते हैं। वो कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी के हवाले से वहाँ जो राय है वो बड़ी अलग है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, सीएम तो बन गया, मगर अब इसका रास्ता तंग कर दिया जाएगा, और इतना तंग कर दिया जाएगा शायद उससे केपीके की गवर्नमेंट भी ले ली जाए। तो मुझे मुनीब साहब जैसे लोगों की समझ नहीं आती कि वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट को विलन बना के पेश करते हैं। और ये क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ काम करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट का इमेज खराब करने के लिए मैदान में उतरे हुए लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई इदारा क्यों तंग करेगा और नहीं चलने देगा? और कोई इदारा जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टेड सीएम को क्यों मजबूर कर देगा कि वो कुछ ना कर सके? ये एक मनफी प्रोपेगंडा है, और इस प्रोपेगंडे के अंदर जो भी लोग हैं वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। सर, आपने कहा कि लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। माजी में हमने सुना या पढ़ा कि फलां सदर था, फलां डिक्टेटर था, उसके लिए अखबार प्रिंट होता था, उसको इतना आइसोलेट कर दिया जाता था, बाहर की दुनिया बताई नहीं जाती थी। मौजूदा दौर में भी कुछ चीजें सर मुश्तरक हैं। जिस तरह बयानिया जो बनाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो मुझ जैसा भी एक आम बंदा भी देखता है तो वो हैरान होता है एक दफा कि ये क्यों बनाया गया, इसमें तो बदनामी बदनामी है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद है, आपको लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखलस नहीं है, या फिर जो बयानिया बनाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, तो वहां पे भी कोई ग्रुप है या कुछ ऐसी चीज है जो उनकी फेवर में नहीं जा रही होती और वो चीज कर दी जाती है? अच्छा, मैं तो, चूंकि ईमानदारी की बात है, इस लेवल का सहाफी नहीं हूँ कि मुझे इतनी अहम ग्रुपिंग और इसका इल्म हो। मैं तो एक देसी सा सहाफी हूँ। मुझसे तो आप फीक के रेडी वाले की मसाइल पूछें, मुझसे वो आप जो अम्मा हमारे घर के कोने पे छोटे छोटे बर्तन लगा के बैठी है उसके पूछे। मैं इनका नुमाइंदा हूँ। मैं कोई दावा नहीं करता कि मेरा इतना ऊपर के मालूमात होंगे, मेरी कोई मालूमात नहीं। मैं तो ये गरीब लोगों का, ये जो रेडी वाले हैं, ये फुटपाती है, मैं इनका नुमाइंदा हूँ। अब मुझसे इनकी पूछे, मैं आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। है सर तो इन्फॉर्मेशन। ये काम बाउडा साहब हैं, मुनीफ फारूक हैं, मुनीफ फारूक हैं, क्या कहते हैं वो, हसन अयूब हैं, और इस तरह के जो लोग हैं ये उनके ही जिम्मे रहने थे। मैं तो एक जनरल परसेप्शन की बात करता हूँ। जब ये कहते हैं कि जी सीएम को काम नहीं करने दिया जाएगा और उसकी ऐसी की तैसी, तो ये कोई इससे आम आदमी के अंदर, हमारे इदारों के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं पैदा होते। वो ये सोचते हैं कि यार ये क्यों ऐसा है कि इलेक्टेड आदमी को काम नहीं करने दिया जाएगा? ये मुल्क में जमहूरियत है, तो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई कामयाब हुआ है तो उसे काम करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना?
तो ये लोग कहीं इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत नहीं कर रहे। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मुझ जैसे लोगों को हायर करें, जो उनकी इमेज बिल्डिंग करें, लोगों को बताएं कि भाई पाकिस्तान के इदारे हैं और इन्हें मिल के काम करना है, करते हैं। कोर कमांडर साहब जब वो चले जाते हैं मिलने, तो ये बड़ा पॉजिटिव काम है, बहुत अच्छा काम है, गुड जेस्चर है। तो लेकिन वो हमारे जैसे लोगों की शायद जरूरत नहीं है। तो फिर मैं रेडी वालों के लिए काम करता हूँ, मुझे उनसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। सर, वो डीएसपी जिन्होंने मुबैना तौर पर तीफी बट को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए थे, उनकी बीवी और बेटी गायब हो गए। ये क्या माजरा है सर? ये चल क्या रहा है? अच्छा, ये कल मैंने इस पे व्लॉग किया था, ये डीएसपी साहब के ऊपर। और मेरा यूट्यूब चैनल है इसाराना ऑफिशियल। बल्कि मैं अपने देखने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। मैं siyaset.pk का तो मुस्तकिल हिस्सा हूँ, लेकिन ये कि ये मेरा, इसको भी मेहरबानी करें। देखें, ये जो पाकिस्तान है ना, ये इस वक्त, मैं ना रोजनामा दिन का जब एडिटर बना तो मुझे पता चला यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो मैंने एक ना हेल्पर को अपने को काम करते हुए उसे कहा कि यार सुनो, यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो उसने कहा सर जी ऐसी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, कि साढ़ा ते अपना एक छोटा सा ग्रुप है। तो पाकिस्तान में ग्रुप दर ग्रुप दर ग्रुप जो है चल रहे होते हैं इस वर्नरेबल सोसाइटी के अंदर। आप चूंकि जिस मुल्क में से अदालतों का इंसाफ खत्म हो जाता है ना, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। आपके इस मुल्क के अंदर आम आदमी को पता है कि जो ताकतवर है वो इंसाफ के जाले में नहीं फंसेगा, गरीब फंसेगा। फिर आपने खुद आम आदमी को ये मैसेज दिया कि ताकत से आप सारी चीजें करें, वरना सीसीडी का तो वजूद होना ही नहीं चाहिए किसी मुल्क के अंदर। अदालतें अगर काम कर रही हैं तो सीसीडी कैसे किसी बंदों को मार सकती है? फिर मेरा सवाल ये है कि अगर सीसीडी की इस बात को मान लिया जाए, जो वो एक कहानी सुनाते हैं, हर दफा एक ही कहानी होती है कि हम ले जा रहे थे, आगे से मुलजिम के साथी आ गए, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में बंदा मर गया। अगर मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये बात ठीक है, तो फिर सीसीडी से नाहल तो कोई नहीं जिनकी हिफाजत में बंदे मर जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें तो अपने मुलजिमों की प्रोटेक्शन नहीं पता कि कैसे करनी है, नाहल लोग हैं वो तो सारे। तो मेरा ख्याल है कि अगर अदालतें फाल हो ना, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। अब ये बड़ी बुरी खौफनाक बात है। मैंने कल किसी एक हमारे का दो बरखुरदार हैं क्राइम रिपोर्टर, इमरान शमसी, मैंने उन्हें फोन करके कहा कि भाई ये जो डीएसपी के बेटी और अहलिया अगवा हुई है, तो ये तीफी बट वाला ही है? उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं है, लेकिन ये भी कुछ क्रिमिनल्स को लेके आए थे पकड़ के। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है ना, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया, लेकिन ये तो ऐसे इंडियन मूवी लग रही है कोई मुझे, जिसके अंदर जो गैंगस्टर है वो डीएसपी के बच्चों को ही उठा लेता है। और आलम यह कि आपकी जो रियासत की वालदा है, सबकी वालदा अम्मा, वो एक हफ्ते के दौरे पे ब्राजील चली गई है। पहले वो चीन गई, हमें वो चीन से पता नहीं क्या कुछ आने लगा है। फिर वो जापान चली गई, फिर जापान से हमें लगा कि यहाँ से पता नहीं हमें क्या क्या कुछ मिलने लगा है। अब वो ब्राजील चली गई है। एक तो ये जो वक्त निकाल के अंदरूने मुल्क दौरे पे आ जाते हैं ना शबाशिर साहब और मरियम साहबा, इनकी मेहरबानी है, ये थोड़ा सा वक्त कौम के लिए भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपका चीफ मिनिस्टर एक ऐसी कॉन्फ्रेंसों में उठ चला जाएगा, इसके पीछे भी एक और कहानी है, उनके जाने के पीछे। और वो ये है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे। टीएलपी के साथ जो कुछ हुआ, आज अभी मैं उनके एक वकील का क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुरीद के अंदर जनाब अली 24 लोग जो हैं, या मेरे पास तफसील लिखी है, 24 लोगों के लवाहिकीन जिन जिन जो ये आए हैं कि हमारे बच्चे मार दिए गए, वो मेरे पास आ गए हैं, वकील साहब ने कहा, जो मेरे पास दरखास्तें जिन्होंने दे दी हैं। और उनका कहना था कि तशद्दुद से एक औरत का मिस कैरेज भी हुआ है। अब मैं नहीं कह रहा है, ये तो उनका वकील कह रहा है, ठीक है ना। तो फिर तीफी बट वाला, तो उसके हवाले से आपने देखा कि मरियम साहिबा की सिक्योरिटी चेंज हुई, सारा सिक्योरिटी अमला तब्दील कर दिया गया।
और मरियम साहिबा ने आईजी साहब के पुरजोर सिफारिश पे फिर जो टीम ली, उन्होंने कहा ये आप मुझ पर ट्रस्ट करें। 3 एसपी पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है जो मरियम साहिबा की हिफाजत की जिम्मेदारी देंगे। लेकिन इसके बावजूद उनका यहाँ से चले जाना, मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि जैसे वो इस मुश्किल जो वो एक सिक्योरिटी का, अल्लाह ताला सबकी इबादत करे। मैं मरियम साहिबा की भी जिंदगी की दुआ करता हूँ। मुझे किसी, हमारा को किसी से नहीं है। हम अगर हम ये कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को चैलेंज नहीं होना चाहिए, तो किसी और की भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सियासी इख्तलाफ है, और मेरा तो उनसे कोई सियासी इख्तलाफ भी नहीं है। मेरा तो उनसे एक बतौर सहाफी असूली इख्तलाफ है। वो इमरान खान से भी हो सकता है। अगर इमरान खान की कोई पॉलिसी गलत होगी तो उससे भी होगा। माजी में खुदा की कसम मैंने खान साहब के ऊपर भी तनकीदें की है। ठीक है ना। यही वजह है कि मैं एक सादा सी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में 3,33,000 रुपए है इस टाइम। टोटल मेरी जो कुल कायनात है ना, कमाई। तो मैंने ना किसी के आगे हाथ फैलाने, ना मैं किसी का काना हूं। इसलिए मैं बात भी अपने जमीर के मुताबिक करता हूँ। लोग कहते हैं पाकिस्तान में आप बैठ के ऐसी बातें करते, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा जमीर साफ है। मैं किसी एजेंडे पे बात नहीं करता। सो ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। अब सीसीडी वाला सुन लें कि एफआईआर है 90 लाख की, बरामद 4 करोड़ में। ठीक है। ये, और ये अशरे अशीर भी नहीं है। ये अशरे अशीर भी नहीं है बरामदगी का। मैं तो ये हैरान हूं कि एनसीसीआई का बता रहे, वो जो टिकटॉकर्स वकार का मामला बग्गा है। साहब। ये हाँ जी, जो हाँ जी। डिक्की भाई का। एनसीसी। ये वो वाले डिग्गी भाई नहीं। डिग्गी भाई वो वाले नहीं जो डिग्गी में बैठ के जाते थे ना। ये दूसरे वाले डिग्गी भाई हैं। दोनों के दरमियान कॉमन चीज पैसा ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वकार वगा सुबह से लेकर रात तक काम करता है। फिर उसके चादर पैरी पूरी नहीं होती। वो सर ढांपता है तो पैर नंगे होते हैं, पैर ढांपता है तो सर नंगे हो जाते हैं। और ईमानदारी से काम करता है। यार इनके पास कहां से पैसा आ गया। उसने कहा 90 लाख मुझसे दे दो रिश्वत। मैंने दे दी। उसने कहा कि नहीं 1.5 करोड़ आप फला जगह जमा कराए, मैंने वहां करा दिए। यार कहां से आ रहे ये पैसे। हम लोग कौन है यार। एक तरफ हम भूखे मर रहे हैं, एक तरफ हमारे पास खाने को नहीं है, एक तरफ गरीबों के घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए यूं दे देना मसला ही कोई नहीं है। ये कौन सा मुआशरा है। ऐसे 2 नंबर मुआशरा है जिसमें कुछ लोग ऊपर बैठे हुए मलाई खा रहे हैं और कुछ लोग नीचे तलछट, जिन्हें तलछट भी नहीं मिल रहा। ये जो 27वीं तरमीम हो रही है, इसमें को गरीब आदमी के लिए क्या बेनिफिट है, इसमें एक बता दें मुझे। क्या है इसमें सिवाय ताकतवरों के अपने अपने जो ब्रैकेट से मजबूत करने के अलावा क्या है। मैं बोलूंगा तो मैं गुनाहगार हूं। मैं गरीब आदमी की बात करूंगा तो गुनाहगार हूं मैं। ठीक है। बहरहाल सर, ये सात रिजवी साहब कहाँ गए, कोई खबर? वो क्योंकि वकील साहब तो सामने आ गए, सात रिजवी साहब का तो अभी तक कोई जिक्र नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, दो चोर किसी घर में चले गए तो घर वालों की आंख खुल गई। एक मंजी के नीचे घुस गया, और एक ऊपर मचान पे चला गया। तो वो खातून अपने शोर से कहती, मैंने अभी शोर सुना, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या है, ऊपर वाले ही जाने भाई। फिर उन्होंने कहा क्या अल्लाह हमारे घर में कोई मतलब को खतरा है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ऊपर वाले ही जाने। फिर उन्होंने कहा कि क्या अब हमें करना है। उन्होंने कहा सो जाओ, ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वो जो मचान पे था, उन्होंने कहा मैं ही जाना सारा, मंजी थल्ले जड़ा बैठा उन्हें भी पूछ लो। ठीक है ना। तो ਤੁਹਾਡੇ बुक्कल ਦੇ ਵਿੱਚ चोर नहीं, मेरे बुक्कल ਦੇ ਵਿੱਚ चोर। जब जरूरत होगी उन्हें पेश कर देंगे, जब जरूरत होगी वो सामने आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं उन्हें कहता था ये चाबी वाले बावे हैं। जितनी चाबी दोगे चल जाएंगे। इस बार चाबी ज्यादा दे दी तो वो फिर ज्यादा चल गए। फिर उन पे चल गए कुछ चीजें। तो ये जब जरूरत होगी वो दोनों भाई हाजिर हो जाएंगे। कौन सी ऐसी बात है। उन्होंने कौन सा कोई सुलेमानी टोपी पहनी थी कि इतने लोगों की मौजूदगी में और इतने इदारों और सिक्योरिटी की मौजूदगी में उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी और गायब हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो बस वो ठीक जहां पे भी है ठीक है, खैर खैरियत से है। ठीक है। और मरियम नवाज जो आपने कहा कि ब्राजील चली गई है, सिक्योरिटी का मामला है, चाइना से इंफॉर्मेशन लेकर आई थी, जापान से टेक्नोलॉजी सीखकर आई थी, बहुत कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। एक और सर बड़ी खुशगवार खबर है, आपने भी पढ़ी होगी, तरबेला डैम की मिट्टी में सर 636 अरब डॉलर का सोना है वहां पर।
हाँ बस अब हमें पता चल गया, अल्लाह ना करे अमेरिका को पता चल जाए। नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुआयदा हो जाएगा कि अमेरिका ने वो मट्टी कोड़ी के भाव खरीद ली तो कार ले गया। जैसे हमारे मिनरल्स कोड़ी के भाव वो खरीदता फिर है ना, ऐसे ही। अब ये इतनी बड़ी तहकीक जिन साहब ने की है, मैं अब उन्हें क्या कहूँ कि ये तो अगर ये पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि फटाफट उसको ले और तोशा खाना में जमा करा के सस्ता खरीद ले फिर अपने लिए, यही हो सकता है। आपको पता है इस 3 माह में भी बहुत तोशा खाने के तोहफे जो हैं वो आए हैं, और बहुत तोशा खाने के तोहफे लिए गए हैं। उसकी फहरिस्त है, कोई प्रोग्राम उस पर भी करेंगे, वो जो रिपोर्ट आई है उसमें किस किस ने क्या क्या लिया है। आप हैरान हो जाएंगे सारा कुछ देख के। ये बड़ा दिलचस्प है बहरहाल। कभी सर यहाँ पर ग्रीन पाकिस्तान आता है, यहाँ पर क्रिप्टो आता है, यहाँ पर मिनरल्स आते हैं, यहाँ पर पेट्रोल निकलता है, और अब तरबेला की मिट्टी से भी इतने अरब डॉलर का सोना अगर निकल आया है, तो बस एक आध साल की बात है, ये तरमीम हो जाए उसके भाई बाद तो हालात देखो, ठीक है सर। आप जिस तरह मुझे बार बार धकेलते हैं ना, देखे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और मैंने अपनी लिमिटेशंस के, जो लोग ये हम लोगों को मुझ जैसे को कहते हैं, वो राय साहब उस सवाल का जवाब में कतरा गए, तुसी पाकिस्तान तो बाहर आके फिर पाकिस्तानी जा जाओ, ते इत्थे बह के जवाब दे दियो। ठीक है ना, जो लोग चे गवीरा इनकलाबी बनते हैं ना बाहर बैठ के, वो आ जाए पाकिस्तान में। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में मतलब बैठ आपको के बिल्कुल उकसा नहीं रहा, मैं ये समझने वैसे की मैं कोशिश कर रहा बता हूँ रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है अल्टीमेटली निजाम चलाने के लिए। भाई सुन ले, मैं ना रोजनामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ, मैं उसका इदारिया भी लिखता हूँ। मैंने 2 साल पहले लिखा कि जी ग्रीन रेवोल्यूशन आने लगा है और ये गेम चेंजर है, और पाकिस्तान को 1 अरब 100 अरब डॉलर तो हमें ऐसे बढ़ते पे है ना, ऐसे करके बढ़ते पे है। ठीक है, तो बस सुनते जाए, वो कहाँ गए वो अमरीकी आपको कॉल आ सरमायादार रही है जो सर, आए आपकी थे आवाज आवाज शायद रुक गई आके। आपको। जी जी, आप कहाँ है अमरीकी सरमायादार जो आए थे? क्या अमरीकी सरमायादार जो आए थे, तो कहाँ गए वो अमरीकी सरमायादार? मेरा बेटा ना रोज मुझसे पैसे मांगता है, तो मैं उसे रोज कहता हूँ कि अच्छा मैं अब तेरे से वादा हो गया, कल दूंगा कल दूंगा। एक दिन उसने कहा कि पापा आप क्या शहबाज शरीफ की तरह एमओयू साइन कर देते, पैसे वैसे देते कोई नहीं, ठीक है ना? तो एमओयू बंद कर दें, खुदा का वास्ते पैसे भी दे दें मुझे कोई। रोज सुनते सऊदी अरब ने ये कर दिया, रोज सुनते फला ने ये कर दिया, रोज सुनते वो, सर जो हम कख सुन नहीं रहे हैं ना वो, निकलता। राणा हम साहब जो सिर्फ हम सुन रहे हैं वो अनबिलीवेबल हम चीजें हैं। जो सुन रहे हैं वो एक हमारे पास तो हमारी बकेट में बहुत सी चीजें हैं, अगर किसी के पास एक भी हो तो वो वारे न्यारे हो जाते हैं। हर 2 महीने बाद एक नई चीज हमारे सामने आ जाती है, और हम आगे चल रहे होते हैं, और हर 2 महीने बाद कोई ना कोई प्लान सामने ले आया जाता है। कैसे निजाम चलेगा सर? अब एमओयू साइन हो रहे हैं, एमओयू पे तो गवर्नमेंट नहीं चलती ना, ना मुल्क चलता है। भाई बात सुनो, मैं आपको बताऊं, ये सारा निजाम एक बंद गली में फंस गया है, और ये बाहर नहीं निकल सकता। और इस बंद गली का नतीजा है कि इसे खोलने के लिए कभी 26वीं तरमीम आती है, कभी 27वीं बुलडोजर आते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता आपके पास एक ही है, वो जो बंद गली के आखिर में हाथ खोल के खड़ा हुआ है ना बंदा, जिसको आपने कैदी नंबर 804 कहते हैं, उससे सुलह कर लें, उसे बाहर ले आए, बाहर लाके उससे अपने साथ बिठाएं, बिठा के मुल्क के मसाइल के हल के लिए बात करें, हल निकल आएंगे। अदरवाइज हम ऐसे टामक टोइयां मारते रहेंगे और कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है। और इमरान खान से जो सुलह करनी है उसके बारे में आज सदीक जान साहब का भी तजिया मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ना तो अचकजाई साहब ने कोई लाए अमल दिया है, ना पार्टी दे रही है। 27वीं तरमीम के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। आप मुतमिन हैं अपोजिशन का जो किरदार है इस वक्त इससे? क्या करें बेचारे? ये बात देखें, मैं उन्हें बहुत वो देता हूँ, मार्जिन। गुंजाइश, मार्जिन देता हूँ। उसकी रीजन ये कि उनके पास और ऑप्शन क्या है, वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हमें, हमारे तजिया निगारों को और हमारे जो तजिया सुनने वाले हैं,
मैं उनसे ये दरखास्त करता हूँ कि जरा रैशनल होके बातों को सोचा करें, जज्बातियत में ना सोचा करें। राणा साहब, थोड़ी सी मेरी रहनुमाई फरमा दें। आपने बहुत से अदवार देखे, बहुत से लोगों के साथ करीब जाकर आपने ऑब्जर्व किया, इंटरव्यूज किए, काम किया, आपको समझ है। अपोजिशन सर वाइट पेपर जारी कर सकती है, अपोजिशन जो इस वक्त करप्शन हो रही है उसके ऊपर तहकीकात कर सकती है, उसकी चीजें सामने ला सकती है, असेंबली में करारदादे मंजूर कर सकती है। अपोजिशन इस वक्त खान साहब की रिहाई के लिए भी कोई मैकेनिज्म सामने ला सकती है। एक ही चीज हमारे सामने आती है जी, लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च होता है, आगे से गोलियां मारी जाती हैं, लोगों के बच्चे मरते हैं, उसके बाद मामला खत्म हो जाते हैं। क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑपोजिशन के पास के जरहियत के साथ सड़कों पे निकलेंगे, गवर्नमेंट उन्हें मारेगी और फिर वो घरों को चले जाएंगे, या इसके अलावा भी कुछ और विंडोज हैं जिसमें आपने बहुत सी चीजें करनी होती हैं? मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ। देखें, देखें पीटीआई में कि जो बाहर की लीडरशिप है वो क्या कर रही है। वो ये साबित कर रही है कि आली हमजा गलत है। आली हमजा साबित कर रही है कि सलमान अकरम राजा गलत है। यस। ठीक है। और कुछ लोग साबित कर रहे हैं कि वो जो आज साहबजादा गिरफ्तार हुए, क्या नाम है उनका, वो गलत हैं और वो मिले हुए हैं फौज से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है। जब ये लोग एक दूसरे के बाल पकड़ के खुद एक दूसरे को खरीद घसीट सड़कों पे घसीट रहे, तो इनका फोकस कैसे इमरान खान हो सकता है? कैसे ये एक यकजा होके इमरान खान के लिए कुछ कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब लोग टाउट हैं, सब लोग नहीं, अक्सरियत जो है, इनमें बहुत सारों ने बड़ी मारे खाई कुर्बानियां दी हैं। और फिर कुछ कुर्बानियां दे के भी तो ताइब हो सकते हैं ना। प्रेशर की एक लिमिट होती है हर शख्स के लिए, वो उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो ये जितने भी लोग पीटीआई के बाहर बैठे हुए हैं, ये सम हाउ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है, और सम हाउ कुछ इतने बहादुर नहीं है, सम हाउ कुछ के हाथ में कुछ नहीं करने को। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, प्रॉपर काम कर रही हो, वो बैठ के हुकूमत की एक जो स्कैम्स हैं उनका जायजा ले रहे हों, उस पे चीजें इकट्ठी कर रहे हों, मीडिया के साथ उनके रिलेशंस इस तरह के हों जिसमें वो चीजों को ब्रेक करें। लेकिन पीटीआई के पास ऐसा निजाम खत्म हो गया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। क्या मुझे बताएं, पीटीआई का कोई एक बता दें मीडिया सेक्रेटेरिएट जिसमें बैठ के प्रॉपरली काम होता हो? बहुत सारी रीजन है उसकी। ठीक है। अचकजई साहब क्या कर सकते हैं? अचकजई साहब आज हीरो हैं, लेकिन मैं तो देखे ना, फिर मैं इमरान खान पे तनकीद कर सकता हूँ कि अचकजई तो खुद इमरान खान के खिलाफ क्या नाम है तहरीक चलाने वालों में शामिल था। अचकजई तो माजी के अंदर 10,000 दफा जमहूरियत के खिलाफ जो कुछ हुआ उसका हिस्सा था। आज हमें चूंकि जरूरत है किसी एक फेस की, हमने उसे आगे बिठा लिया, क्योंकि हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है वो बेचारी, या तो उनको इन्होंने नाअहल करार दे दिया है, या वो इतनी एलिजिबल नहीं है, या क्या कहते हैं समहाउ पार्टी के अंदर जो एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं पीटीआई वालों की, वो वजह है। तो ये इमरान खान के दुश्मन एक तो वो है जो इमरान खान के दुश्मन है, एक वो है जो इमरान खान के दोस्तों की शक्ल में दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। उनकी रोजी रोटी दाल दलिया इस पे चलता है। ठीक है। ट्रैवलिंग है, स्टे है, होटल्स के खर्चे हैं, वकील को दिनों के अंदर करोड़ोंपति हो गए। मैं खुदा की कसम एक वकील को जानता हूं जो मोटरसाइकिल के ऊपर आया करता था मेरे पास। आज जो देखो बंगले ने, कोठियां ने। ठीक है, हाजा मिन फजले रबी है। और वो तो पीटीआई का वो वकील है। उसे कफन बेचने वाला क्यों चाहेगा लोग जिंदा रहे? और वो पीटीआई का वकील है। हाँ, जाहिर है। ठीक है, हाँ, आखिर पीटीआई का वकील है। लास्ट कमेंट मैं सर जो आप। जुमला कह रहा हूँ जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। जी, नहीं नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि कफन बेचने वाले तो ये दुआ करते हैं कि लोग मरे तो उनका कफन बिके। ठीक है, लास्ट सर कमेंट चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए हैं। इसमें लॉ ऑफिसर्स की जो भर्तियां होंगी, पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलेगा, कुछ फंड्स के मामला थे, पावर शेयरिंग के मामला तय हो गए हैं फाइनली। क्या कमेंट करेंगे सर? जब तक वो 27वीं तरमीम मंजूर नहीं करवाते उन्हें आजाद कश्मीर नहीं मिलेगा, पीपल्स पार्टी। गिलगित बल्तिस्तान नहीं मिलेगा ठीक है। पीपल्स पार्टी को।
साथ तो ये भी कहा हाँ, जा रहा है मैंने ये कि कल भी शायद कहा था, जरदारी आज साहब भी अपने आपको एंडिंग पे इख्तियारात की कहता हूँ। कुर्बानी लगाकर, कल मैंने दो जरदारी साहब दो अपने जगह इख्तियारात मैंने की एक बात। कुर्बानी लगाकर सर शायद बिलावल साहब को वजीर आजम बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान पे इससे भी बुरे वक्त आए हैं, ऐसी कौन सी बात है। नहीं तो अगर अगर बिलावल साहब को वजीर आजम बन का सकते। वादा कर दिया जाता है और कश्मीर में गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी को मिल जाती है, क्या बनेगा सर इधर फिर? नून लीग का क्या बनेगा? सीएम है मरियम नवाज, वो वजीर आजम की उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ साहब सल्यूट मार मार के सर थक गए फील्ड मार्शल साहब को। तो इन्हें नून लीग को क्या मिलेगा फिर? शहबाज शरीफ तो वैसे ही परेशान है कि वो ममदानी को के मुबारकबाद का ट्वीट नहीं कर सकते कि किसी दिन ट्रंप नाराज ना हो जाए। तो तो ये तो वो बेचारे मजलूम लोग हैं, जिनको के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो कोई फैसला साज चाहेंगे कि बिलावल को बनाना है, तो उसे बना देंगे, मोहसिन नकवी को चाहेंगे तो उसे बना देंगे। ये कौन सी बात है। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं, फिर अब एंडिंग आपकी मैं इसी से कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम सियासी कबर है बस, और ये आने वाला वक्त साबित कर देगा। ठीक है।